स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। एसीएफ के लिए केमिस्ट्री की शुरुआत करते हुए 2 वीडियो उस पर मैंने बनाए थे। केमिस्ट्री का यह तीसरा वीडियो है और अब से कोशिश ये रहेगी कि आपको केमिस्ट्री के निरंतर वीडियो मिलते रहें। ठीक है। एसीएफ के लिए पूरा एक कोर्स डिज़ाइन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत आपको सभी विषय अलग अलग शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है। एक और बात आपको ये बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा उसका उद्देश्य यह रहेगा कि आने वाले एग्ज़ाम में, मतलब एसीएफ में, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है। मतलब 2016-17 में जिस प्रकार के प्रश्न आए हैं, जिस लेवल में वो गया है, उस लेवल के प्रश्न का उदाहरण देते हुए कोई भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा और उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, ऐसा मैं सुनिश्चित करूंगा। मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं होगा कि सिर्फ टॉपिक कवर करा दूं या सिलेबस कवर करा दूं और सिर्फ एक्सप्लेन कर दूं और उदाहरण के साथ ना बताऊं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पूरे उदाहरण के साथ प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को देखते हुए आने वाले प्रश्नों के बारे में भी पूरी तौर पे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक वो है उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में साम्य, इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले आपको यह शब्द समझने की आवश्यकता है कि ये इक्विलिब्रियम या साम्य किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए सरल शब्दों में अगर कहूँ तो साम्य या इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन की स्थिति, बैलेंस्ड पोजीशन। किसी एक वस्तु की बात करूं, उस वस्तु पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो बल हैं वो एक दूसरे को संतुलित करते हुए उस वस्तु को स्थिरावस्था में ले आए या संतुलन की स्थिति में ले आए, वह साम्यावस्था होती है। लेकिन यह जो मैंने अभी उदाहरण दिया यह भौतिक साम्यावस्था का उदाहरण है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, रासायनिक साम्यावस्था या रासायनिक साम्य। तो रासायनिक साम्य में यह जो साम्यावस्था का संदर्भ है ये किस अर्थ में लिया जाएगा, तो सुनिए। रासायनिक साम्य जो है वो अभिक्रिया के संदर्भ में लिया जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें किस चीज़ को संतुलित करना है, इसके बारे में मैं कुछ देर में बताऊंगा आपको। बात समझ में आई? तो साम्यावस्था 2 प्रकार के, भौतिक साम्यावस्था जिसमें किसी वस्तु पर लगने वाले सारे बल, फोर्सेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दें, संतुलित कर दें, और एक है रासायनिक साम्यावस्था जो रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित होगी, उसमें किस चीज़ को हमको संतुलित करना है ये देखते चलिएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि साम्यावस्था जो है वह हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही स्थापित होगा। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है यह मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि साम्यावस्था जो स्थापित होगी वह केवल और केवल उत्क्रमणीय अभिक्रिया में स्थापित होने वाली है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है कि कोई भी अभिकारक मिलकर या अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद वापस से अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे, अभिकारक। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे ए और बी 2 अभिकारक मैंने ले लिए, रिएक्टेंट्स ले लिए, वो अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं COD। ठीक है, तो ए और बी मिलकर COD बना रहे हैं, दिशा अग्र दिशा में आगे बढ़ रही है इधर की तरफ, जिसको अग्र अभिक्रिया कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, वहीं अगर बात करूं कि COD जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं आपके, वो फिर से आपस में अभिक्रिया करके वापस क्या बना लेंगे, अभिकारक जो शुरू में थे। तो COD A और B बना रहे हैं, मतलब दिशा इस प्रकार होगी, इसकी इस प्रकार होगी, जिसको मैंने अलग से यहां पर लिख दिया है। मतलब जब उत्पाद फिर से अभिकारक बना लें उसे हम कहेंगे पश्च अभिक्रिया। ठीक है, पीछे दिशा में चलने वाली अभिक्रिया, या इंग्लिश में कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन, बात समझ में आई? इसी अभिक्रिया को संतुलित संयुक्त रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा A + B, अभिकारक मिलके COD बनाए, वापस COD मतलब उत्पाद अभिक्रिया करके क्या बना लिए, फिर से A और B। तो देखिए हाफ एरो के थ्रू शो हो रहा है A से B जब COD बन रहा है, और फिर COD मिलकर जो A और B बना रहे हैं वो हाफ एरो से शो हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। दोनों दिशा में हो रही है अभिक्रिया, एक अग्र अभिक्रिया आगे दिशा में और वापस पीछे की तरफ, मतलब पश्च अभिक्रिया या बैकवर्ड रिएक्शंस। इतना क्लियर है? अब साम्यावस्था में क्या होने वाला है, तो देखिए इधर साम्यावस्था सबसे पहले समझ लीजिए क्या होता है। रासायनिक साम्यावस्था कहना चाहिए, सिर्फ साम्यावस्था नहीं, क्या कहना चाहिए, रासायनिक साम्यावस्था। तो रासायनिक साम्यावस्था में क्या होगा, दोनों दिशाओं में गति बराबर होगी। किसकी गति बराबर होगी, अभिक्रिया की गति बराबर होगी। यह होता है रासायनिक साम्य।
और जिस बिंदु पर यह रासायनिक साम्य स्थापित होता है उसे रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। उस बिंदु को रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये साम्यावस्था? अभिक्रिया की गति पर या अभिक्रिया के वेग पर। बात समझ में आ रही है? मतलब ए और बी से, मतलब अभिकारक से जब उत्पाद बन रहे हैं तो उसकी एक गति होगी, आगे चलने वाली अभिक्रिया की कुछ गति होगी। फिर COD जब बन गया तो वापस COD से ए और बी बन रहा है तो उसकी भी एक गति होगी। शुरू में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ए और बी की गति भी वैसी ही है जो COD में बनने में, और COD जो बन रहा है ए और बी बना रहा है जो ए और बी, उसकी गति शुरू से समान रहे, ऐसा नहीं होता। जब अभिकारक उत्पाद बनाएंगे तो शुरू में गति जो है अभिक्रिया की अधिक होती है, वो धीरे धीरे कम होते जाती है। और उल्टा बात करें कि जब उत्पाद अभिक्रिया बनाएंगे तो इसकी गति शुरू में अधिक होती है और ये भी बाद में कम होते जाती है। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब आगे चलने वाली अभिक्रिया और पीछे चलने वाली अभिक्रिया, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की जो गति है, स्पीड है रिएक्शन की, वो सेम हो जाए, अगर समान हो जाए, तो उस स्थिति को रासायनिक साम्य कहा जाता है। और इस अवस्था को रासायनिक साम्यावस्था कहा जाता है। क्लियर है? मतलब साम्यावस्था में दोनों दिशाओं में अभिक्रिया की जो गति होगी वो बराबर होगी एक बिंदु पर आकर, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके। इसी को हम कहेंगे रासायनिक साम्यावस्था। क्लियर हो गया? भौतिक साम्यावस्था में सारे बल जो है वो संतुलित होंगे, और रासायनिक साम्यावस्था में आगे चलने वाली अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आगे चलने वाली अभिक्रिया और पीछे की तरफ चलने वाली अभिक्रिया की जो वेग है, गति है, वो जिस बिंदु पर समान हो जाए वो होगी क्या? रासायनिक साम्य। तो आई थिंक 2 से 3 बार मैंने रिपीट कर दिया है, क्लियर हो गया होगा। और देखते चलिए देखिए, ए और बी शुरू में क्या थे? अभिकारक, COD उत्पाद। तो देखिए ABCD की सक्रिय मात्राएं हमने ले लिया ABCD ब्रैकेट के अंदर। मतलब ये अगर शो कर दिया, मतलब क्या ले लिया? उसकी सक्रिय मात्रा, ए की सक्रिय मात्रा हो गई है, जिसको कह सकते हैं इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता भी कह सकते हैं। या तो सांद्रता कह लीजिए, या कॉन्सेंट्रेशन कह लीजिए, या सक्रिय मात्रा कह लीजिए। ठीक, तो एक बार और ध्यान से समझना। शुरू में जब ए और बी COD बना रहे हैं तो इसकी सांद्रता अधिक है, तो शुरू में आगे चलने वाली अभिक्रिया की वेग जो है वो ज़्यादा होगी। फिर जैसे जैसे COD बनता जाएगा इसकी सांद्रता कम होती जाएगी और आगे चलने वाले अभिक्रिया की वेग भी कम होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? फिर जब COD बन गया तो जब वापस ए और बी बनाने लगेगा, कौन? COD। तो COD जब बन गया तो इसकी सांद्रता अधिक है। फिर पीछे चलने वाली अभिक्रिया की सांद्रता, इसकी सांद्रता अधिक होने के कारण पीछे दिशा में चलने वाली अभिक्रिया की वेग शुरू में ज़्यादा रहेगी, फिर समय के साथ ये भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो धीरे धीरे वेग कम हो रहा है आगे की तरफ, धीरे धीरे वेग कम हो रहा है पीछे की तरफ। तो एक समय आएगा जिसमें दोनों की वेग समान रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, अब एक रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। पूरा उदाहरण के साथ समझिए। अग्र अभिक्रिया की दर, आगे चलने वाले अभिक्रिया की दर क्या होगी, स्पीड क्या होगी या रेट क्या होगा, उसका होगा, देखते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन R1, आगे चलने वाले अभिक्रिया की दर को क्या मान लिया? R1 समानुपाती होगा A और B के सांद्रताओं के गुणनफल के, या A और B के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के। ठीक है, अब R1 बराबर, देखिए समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर किया तो राइट साइड में हमेशा एक स्थिरांक हमको लाना पड़ता है, और यहाँ पर एक स्थिरांक आ गया है स्मॉल k1। ठीक है, क्या होगा देखेंगे, A इंटू बी। तो R1 इज इक्वल टू K1 A इंटू बी। K1 जो है यहाँ पर एक स्थिरांक है जिसे दर स्थिरांक कहा जाएगा। दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। ठीक है, वैसे ही पीछे दिशा में चलने वाली अभिक्रिया या पश्च अभिक्रिया की दर या बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड D, मतलब R2 समानुपाती होगा C और D के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, फिर से समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर किया तो क्या लग जाने वाला है, K2 एक स्थिरांक, जिसे क्या कहेंगे, पश्च दिशा का या पीछे चलने वाली दिशा का अभिक्रिया का दर स्थिरांक। ठीक है, पश्च अभिक्रिया का दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
तो R1 R2 मिल गए, दो अलग अलग समीकरण मिल गए। अब देखिए साम्य अवस्था में क्या बताया था मैंने, साम्य अवस्था में क्या बताया था, गति बराबर वेग बराबर। तो चूंकि ये क्या है, दर ही है, अभिक्रिया की दर ही है, तो साम्य अवस्था में इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। कर दिया मैंने, R1 बराबर R2 इन इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो जब R1 बराबर R2 कर दिया तो दाएं साइड का जो भाग है समीकरण का वो भी तो बराबर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, K1 A इंटू बी बराबर K2 C इंटू डी, ये मिल जाएगा जब इसको बराबर किया। ठीक, आगे हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, K1 के नीचे K2 को ले आएंगे और यह जो A और B है C और D के नीचे चला जाएगा। तो हमको मिलेगा ये K1 अपॉन K2, मतलब K1 इधर ही रहने दिया, K2 को नीचे ले आया, तो क्या मिला, K1 बराबर K2 इज इक्वल टू, देखिए K1 क्या था, अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक, ठीक है। K2 क्या था, पश्च अभिक्रिया का दर स्थिरांक, ठीक है। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है K1, तो इसको KF कर दिया, F से फॉरवर्ड, और K2 जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट था, दर स्थिरांक था, तो बैकवर्ड से हो गया यहाँ पर B K2 के लिए। क्लियर है, F से फॉरवर्ड B से बैकवर्ड, क्लियर है। आप K1 K2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो KF अपॉन KB या K1 बाई K2 इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको कैपिटल K, कैपिटल K, और इस कैपिटल K को कहा जाता है साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक। तो कैपिटल K क्या हो जाने वाला है, C इंटू डी अपॉन A इंटू बी। C और D की सक्रिय मात्राएं डिवाइड कर देंगे किससे, A और B की सक्रिय मात्राओं से, क्योंकि K1 के नीचे जब K2 आया तो यह A और B किसके नीचे चला जाएगा, C और D के। बात समझ में आई। तो आपको यह रिलेशन मिल जाएगा साम्य स्थिरांक के लिए, जिससे प्रश्न एग्जाम में आए हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि साम्य स्थिरांक होता क्या है। साम्य स्थिरांक बराबर हमेशा ऊपर क्या रहने वाला है, उत्पादों की सक्रिय मात्राएं या सांद्रताएं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कहाँ पर, ऊपर में, हर अंश में, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में, हर में क्या रहने वाला है, हमेशा अभिकारकों की सक्रिय मात्राएं या सांद्रताएं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ऊपर हमेशा उत्पाद रहेंगे, नीचे हमेशा अभिकारक रहेंगे। क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा, आगे जाके हमको देखना है इससे प्रश्न जो बनते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए, यह जो कैपिटल K है, मतलब साम्य स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, तो जो साम्य स्थिरांक है वह अभिक्रिया, मतलब अभिकारकों के और उत्पादों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, उत्पादों और अभिकारकों के सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो किस पे करता है, अभिक्रिया की प्रकृति पर करेगा, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ताप पर निर्भर करेगा। प्रश्न बनता है इससे कि कोई भी स्थिरांक है वो किस पर निर्भर करता है, प्रश्न आ चुके हैं ACF 2016 में। क्लियर है, इससे ही नहीं है, बताऊंगा किससे आया है, लेकिन ये कोई भी स्थिरांक है वो किस पर निर्भर करता है, किस पे नहीं करता, इससे प्रश्न बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, साम्य स्थिरांक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता अभिक्रिया के या उत्पादों के अभिकारकों के, ताप पर निर्भर करता है और अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। नोट करने वाला पॉइंट है ये, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसके अलावा, इस स्थिरांक के अलावा दो स्थिरांक और हमने देखे थे, जिसको हम कह रहे थे अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक और पश्च अभिक्रिया का दर स्थिरांक, मतलब रेट कांस्टेंट। यह किस पे डिपेंड करता है, यह प्रश्न ACF 2016 में पूछा हुआ था। देख लीजिएगा प्रश्न पत्र, तो सुन लीजिए ध्यान से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सांद्रता शुरू में अधिक होती है किसी भी अभिकारक की, तो जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी उतनी अधिक अभिक्रिया की वेग होगी या गति होगी। और चूंकि उस स्थिरांक का नाम क्या था, स्मॉल K1 K2 का दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, तो सीधा सीधा ही किससे संबंधित है, अभिक्रिया की गति से संबंधित है। बात समझ में आ रही है। तो जब कभी भी सांद्रता अधिक होगी, अभिक्रिया की गति अधिक होगी, और फिर इस स्थिरांक का, मतलब रेट कांस्टेंट का या दर स्थिरांक का मान भी अधिक होगा। तो सीधा सीधा हमको ये कहना चाहिए कि दर स्थिरांक जो है K1 और K2 का जो मान है वह उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा। क्लियर। स्मॉल K1 K2 सांद्रता पर निर्भर करेगा, कैपिटल K सांद्रता पर निर्भर नहीं करके ताप पर निर्भर करेगा। इसको नोट करिएगा। क्लियर है, प्रश्न आ चुका है, तो ध्यान देने वाली बात है। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न आए हैं उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी।
तो पहले प्रश्न देख लीजिए किससे, साम्य स्थिरांक से आए हुए। देखिएगा कौन सा प्रश्न पूछा हुआ था एग्जाम में। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको पता है k इज इक्वल टू ऊपर आने वाला है उत्पाद, नीचे आने वाले है अभिकारक। ठीक है, आपको प्रश्न पूछा था 3a प्लस 2b इज इक्वल टू c है। अगर कोई रियल एग्जांपल नहीं देके आपको ऐसा a और b के फॉर्म में दे दिया था, और इसमें आपको पूछ दिया था कि साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा, ये आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए साम्य स्थिरांक मतलब k का मान पूछा है, कैपिटल K का मान। तो अब बता दीजिए अंश और हर होगा, अंश में क्या आएगा, उत्पाद, उत्पाद। क्लियर है? चलो दो ऑप्शन में दे देता हूं, आपको बताना है कौन सा सही आंसर होगा। COD कौन सा ऑप्शन था, COD में वो ऑप्शन था जिसमें ऊपर क्या ले लिया गया था, उसने अभिकारक ले लिया था, तो वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बता रखा है ऊपर हमेशा क्या आएगा, उत्पाद आएगा। तो वो दो ऑप्शन में नहीं ले रहा हूँ, दो ऑप्शन में ले रहा हूँ जिसमें ऊपर उत्पाद ही रहेगा, लेकिन किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है उसमें कंफ्यूजन होता है। तो देखिएगा दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ, आपको सही आंसर गैस करना है। 3a और 2b, ये हो गया ऊपर उत्पाद नीचे अभिकारक। एक और तरीके से इसको ऐसा लिखा था कि ऊपर उत्पाद ही था और नीचे अभिकारक ही थे, लेकिन इसको इस प्रकार से लिखा हुआ था। ठीक है, तो ए और बी में सही आंसर आपको बताना है। तो ए और बी में जो सही आंसर होगा वो है बी, ए गलत होगा, क्योंकि जब कभी भी सामने में अणुओं की संख्या जो होती है उसको हम घात के रूप में लिखेंगे। जो सामने में अणुओं की संख्या होती है, मॉलिक्यूल्स नंबर जो होते हैं, उसको हमको पावर के फॉर्म में लिखना है। कभी भी सामने में जो होते हैं, ध्यान रखना, सामने में जो होते हैं उसको पावर के फॉर्म में घात के रूप में लिखना है। तो ये आपका सही आंसर होगा आपका, k इज इक्वल टू सी की सांद्रता डिवाइड बाई a की क्यूब b की स्क्वायर। क्लियर है? ये जो आपका लिखा हुआ था। चलिए एक रियल एग्जांपल लेते हुए हम बात करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया का निर्माण करते हैं, अमोनिया गैस। तो ये भी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए साम्यावस्था जब पढ़ रहे हैं हम, पूरा साम्यावस्था से रिलेटेड है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के ही उदाहरण होंगे सारे के सारे। तो ये तो हो गया ए और बी के फॉर्म में। अब देखिए एक रियल एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये संतुलित अभिक्रिया है। देख लीजिएगा सभी के जो अणुओं की जो संख्या है वो बराबर है लेफ्ट साइड और राइट साइड में। क्लियर है? तो एक नाइट्रोजन का अणु, तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अणु मिलकर अमोनिया के दो अणुओं का निर्माण कर रहे हैं। तो अब इसमें k का मान बताना है आपको, साम्य स्थिरांक का मान बताना है, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो देखिए ऊपर मैं क्या करूं, ऊपर आप बोलोगे कि उत्पाद होना चाहिए। उत्पाद क्या दिख रहा है यहाँ पर, अमोनिया, तो कर दिया NH3। ठीक है, ये हो गई उसकी सांद्रता। अब क्या करें, क्या यहाँ पर 2 लिख दूं? बिल्कुल नहीं, आपको घात के रूप में लिखना है, मतलब ये होगा ऐसा। क्लियर? नीचे अभिकारक होंगे, मतलब ये होगा N2 और होगा हाइड्रोजन। अब चूंकि मैंने बोला था कि सामने लगने वाला जो संख्या है अणुओं की वो घात के रूप में होगा। ध्यान रखें ये जो है इसको घात के रूप में नहीं करना है, इसको घात के रूप में नहीं करना है, जो सामने है उन्हीं को घात के रूप में करना है दोस्तों। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आंसर, साम्य स्थिरांक का मान। क्लियर है? तो इससे आपके एक प्रश्न बन सकते हैं और आए भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या तो ये बोलेगा कि किस पे निर्भर करता है, इससे प्रश्न हो सकता है, या तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि रासायनिक साम्य के प्रमुख लक्षण क्या है। कब हम किसी भी अभिक्रिया को रासायनिक साम्य कहेंगे, या बोल सकते हैं कि रासायनिक साम्यावस्था में क्या क्या चीज़ें होती है, लक्षण क्या है, क्या क्या देखने को मिलेगा जब साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी, तब देखते हैं। रासायनिक साम्य के प्रमुख लक्षण के तौर पे आपको मैंने पहला क्या बता रखा था कि भाई दोनों दिशाओं में गति जो है वो बराबर होगी, आगे और पीछे। जब साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी तो आगे चलने वाली अभिक्रिया की वेग या गति और पीछे चलने वाली अभिक्रिया की वेग या गति समान होगी। यह पहला मैंने लक्षण बता दिया था, उसको मैंने फिर से नहीं लिखा हुआ है। उसके अलावा 7 और है, मतलब कुल प्रकार के 8 लक्षण होंगे। 10वीं की बुक आप देखेंगे तो उसमें आपको 6 लक्षण मिलेंगे, 2 मैंने अतिरिक्त और ढूंढ के उसको लिखा हुआ है। क्लियर है?
चलिए पहला बात करते हैं उसको छोड़ के। अभिकारक तथा उत्पाद दोनों उपस्थित होते हैं। जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो आपको उस अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों देखने को मिलते हैं, दोनों के दोनों उपस्थित होते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब क्या है कि अभिक्रिया किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होगी। देखिए इसी का उदाहरण लेते हैं हम, इसी का उदाहरण लेते हैं। ठीक, इसी का उदाहरण लेते हैं। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना लेंगे, ठीक है, फिर अमोनिया मिलके क्या बनेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विभक्त हो जाएंगे अलग अलग। क्लियर है? तो क्या होने वाला है कि पहले नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाए, फिर अमोनिया मिलके इन दोनों में विभक्त हो गए, फिर इन दोनों मिलके अमोनिया, मतलब इस प्रकार से चलता रहेगा उसमें साम्यावस्था स्थापित होने के बाद। ठीक है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों की सांद्रताएं, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, वो स्थिर हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार अभिकारक तथा उत्पाद दोनों मिलेंगे साम्यावस्था स्थापित होने के बाद, मतलब अभिक्रिया किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होगी। अभिकारक उत्पाद बनाएंगे, उत्पाद फिर अभिकारक बना लेगा, तो इस प्रकार से कभी भी पूर्ण नहीं होने वाली। 10वीं की बुक में यही दिया हुआ है, इसको आप अलग से नोट करके रखें। दोनों मिलेंगे आपको, अमोनिया भी मिलेगा और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी मिलेगा अभिकारक के तौर पे। क्लियर है पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट देखते हैं। अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्राएं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, स्थिर रहती है, स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। बराबर नहीं बोला मैंने, स्थिर रहती है। ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट आफ्टर इक्विलिब्रियम। दोनों की जो सांद्रताएं हैं, चाहे अभिकारक हो या उत्पाद हो, सांद्रताएं जो है साम्यावस्था स्थापित होने के बाद स्थिर रहती है। ठीक है, समान नहीं बोला, स्थिर रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट हो गए। अच्छा, यह जितने भी पॉइंट है ना साम्यावस्था स्थापित होने के बाद वाली जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, उत्प्रेरक से साम्यावस्था परिवर्तित नहीं होगी। कैटलिस्ट के जब प्रयोग करेंगे, ठीक है, उत्प्रेरक जब प्रयोग करेंगे हम अब किसी भी अभिक्रिया में, तो उससे साम्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। कैसे, मैं समझाता हूँ। उत्प्रेरक का काम होता है किसी भी अभिक्रिया की गति को बढ़ाना या कम करना, गति को बढ़ाना या कम करना। तो जब उत्प्रेरक यूज़ करेंगे हम, तो अग्र अभिक्रिया में जो स्पीड बढ़ेगी वही स्पीड जो है वो पश्च अभिक्रिया में भी तो बढ़ेगी। मतलब उत्प्रेरक यूज़ करने से दोनों दिशा में गति बढ़ सकती है अभिक्रिया की, है ना। तो इससे साम्यावस्था में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साम्यावस्था बिंदु जो प्राप्त होगा वो पहले जैसे प्राप्त हो रहा था बिना उत्प्रेरक के, उत्प्रेरक के यूज़ करने के बाद भी वो उसी बिंदु पर प्राप्त होगा। हाँ, ये हो सकता है कि साम्यावस्था प्राप्त होने की जो समय रहेगी वो कम लग जाए, लेकिन साम्यावस्था पे प्राप्त होने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे और पीछे दोनों दिशा में गति बढ़ सकती है या कम हो सकती है एक साथ। इस कारण उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए चौथा पॉइंट, ताप दाब सांद्रता आयतन से साम्यावस्था परिवर्तित होगी। ताप दाब सांद्रता आयतन से साम्यावस्था परिवर्तित होगी। ध्यान रखें, यहाँ पर बोला था मैंने साम्य स्थिरांक, और यह है साम्यावस्था, अलग अलग चीज़ें। साम्य स्थिरांक में सांद्रता का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जब साम्यावस्था की बात करें तो उस पर ताप दाब सांद्रता आयतन सभी का प्रभाव पड़ेगा और उससे परिवर्तित हो सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकते हैं। ताप को छोड़कर दाब सांद्रता आयतन से साम्यावस्था परिवर्तित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा अभिक्रिया पर। लेकिन किसी भी अभिक्रिया में अगर ताप में परिवर्तन किया जाए तो डेफिनेटली साम्यावस्था में भी परिवर्तन होगा ही होगा, ये तय है। मतलब यहाँ पर ताप सर्वशक्तिमान है बाकी के कंपैरिजन में। अन्य केस में दाब सांद्रता और आयतन के केस में परिवर्तित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अभिक्रिया पे डिपेंड करेगा। लेकिन ताप अगर परिवर्तित करे, चाहे वो कोई भी अभिक्रिया हो, साम्यावस्था में 100% परिवर्तन होगा ही होगा। क्लियर है? इस कारण मैंने ताप को अंडरलाइन करके रखा हुआ है। यहाँ पर ताप जो है सर्वशक्तिमान है, टेम्परेचर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट और देखते हैं, साम्यावस्था खुले पात्र में प्राप्त नहीं हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको ध्यान देने वाली बात है, और ये बुक में भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट 10th की बुक है उसमें ये नहीं दिया हुआ है। साम्यावस्था कभी भी खुले पात्र में प्राप्त नहीं किया जा सकता। कारण सुनिए, देखिए, चलिए खुला पात्र मैंने ले लिया, इसमें
ठीक है। वही एग्जांपल ले रहे हैं अमोनिया वाला, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिला दिया, मिल के क्या देंगे, अमोनिया गैस, ठीक। तो यहाँ से अमोनिया गैस प्राप्त हो गया और खुला पात्र है तो ये गैस होने की वजह से तो उड़ जाएगा ना बाहर पात्र के। तो जब ये उड़ गया तो वापस अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कैसे विभक्त हो सकता है, और फिर से अगर विभक्त नहीं होगा तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं होगी, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं होगी तो रासायनिक साम्य स्थापित नहीं होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से रासायनिक साम्यावस्था में खुले पात्र में प्राप्त नहीं हो सकती है, हमेशा बंद पात्र में ही होगी। क्लियर है, बहुत महत्वपूर्ण है। छठवां पॉइंट आपको याद रखना है कि साम्यावस्था जब स्थापित हो जाती है उसके बाद निकाय की जो ऊर्जा है न्यूनतम होगी, सिस्टम की जो एनर्जी है वो न्यूनतम होगी। साम्यावस्था का मतलब क्या है, संतुलन की स्थिति, मतलब वेग दोनों दिशा में बराबर है। अब जब वेग दोनों दिशा में बराबर है, साम्यावस्था को प्राप्त कर लिया है कोई भी अभिक्रिया, तो उसकी ऊर्जा जो है वो तो कम हो जाएगी ना। ऊर्जा अधिक कब होगी, जब अभिक्रिया शुरू होगी, मतलब अभिकारक से उत्पाद बनेंगे, और फिर कब होगी, एक बार जब उत्पाद फिर अभिकारक बनना चालू होगा। इन दोनों समय में अभिक्रिया की जो गति है वो ज़्यादा होगी। लेकिन जब साम्यावस्था प्राप्त हो गई तब ऊर्जा कम हो जाएगी। अब सीधा सीधा फिजिकल इक्विलिब्रियम के तौर पे अगर समझें, जब आप सोए हुए हैं बिस्तर में तो आप एक साम्यावस्था में संतुलन की स्थिति में मान सकते हैं, और उस समय आपकी ऊर्जा न्यूनतम होगी क्योंकि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं उसको। लेकिन ध्यान रखें, रासायनिक साम्यावस्था में अभिक्रिया की गति स्थिर नहीं है। वो जो मैंने अभी बताया था अभी, वो भौतिक साम्यावस्था का उदाहरण था, एक समझाने के लिए बताया। रासायनिक साम्यावस्था में कभी भी अभिक्रिया की वेग स्थिर नहीं होगी, ठीक, कांस्टेंट होगी। ये चीज़ समझ लीजिए, नियत होगी, समान होगी, समान, शून्य नहीं होगी। क्लियर है। तो इसी वजह से जो निकाय की ऊर्जा है, सिस्टम की एनर्जी है, वो लोएस्ट रहेगी जब साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी तब। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, डेल जी का मान जो है उस समय शून्य होगा। अब इससे भी प्रश्न बनते हैं कि एंथैल्पी का मान जो है वो 0 होगा या नहीं होगा, या 1 से ज़्यादा होगा, कम होगा, और इंटरनल एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, साथ डेल जी हो गया। यह संबंधित भी प्रश्न आए हुए हैं जिसको एक अलग से वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा। थर्मोडायनेमिक, ऊष्मागतिकी से संबंधित है ये। फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए, साम्यावस्था में डेल जी का मान शून्य होगा, ताकि कल के दिन में अगर ऑप्शन आपको दिख जाए तो आप मार दें और आपका आंसर सही हो जाए। क्लियर है। आखिरी पॉइंट डिस्कस करते हुए हम देखते हैं कि रासायनिक साम्य की गतिक प्रकृति होती है, डायनेमिक इन नेचर होता है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, डायनेमिक ही रहेगा ये, मतलब साम्यावस्था तो है लेकिन गतिक प्रकृति है इसकी, स्थिरावस्था में नहीं है। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पे एक बार फिर से सुन लीजिए, सुनिए, वो जो झूला वाला एग्जांपल मैंने लिया था, मैं बताता हूँ आपको। 2 प्रकार की साम्यावस्था हो सकती है, एक भौतिक साम्यावस्था, और जो अभी हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में वो रासायनिक साम्यावस्था है। ठीक है, देखिए भौतिक साम्यावस्था में क्या होगा, एक झूला का एग्जांपल लेते हैं जो बचपन में हम झूलते थे, सीसॉ जिसको बोलते थे। यहाँ पर 2 समान द्रव्यमान के वस्तु रख दिए गए, या बोल सकते हैं 2 समान वेट के पर्सन हैं, झूल रहे हैं, बच्चे हैं। तो जब समान वेट के बच्चे हैं यहाँ पर, तो एक तरीके से यह संतुलन की स्थिति में आ जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, ना नीचे होगा ना कम ऊपर, इस तरीके से यह संतुलित रहेगा। इसे कहेंगे भौतिक साम्यावस्था। ठीक, तो ये गतिक प्रकृति नहीं दिख रही है, यहाँ पर चीज़ें रुकी हुई है ना, तो ये स्थिर प्रकृति है इसकी। भौतिक साम्य की प्रकृति स्थिर होती है, स्थिर प्रकृति की होती है। ठीक है, लेकिन वही रासायनिक साम्य की बात करें तो इसकी प्रकृति गतिक होती है, मतलब साम्यावस्था स्थापित होते हुए बाद भी जो अभिक्रिया की वेग आगे और पीछे चलते रहती है किंतु समान होती है। क्लियर हो गया। कभी भी वेग शून्य नहीं होगी क्योंकि वेग से रिलेटेड है, शून्य नहीं होने वाली है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा उदाहरण, चलिए देखते हैं कैसे गतिक प्रकृति होती है। ये भौतिक साम्य समझ में आ गया। चलिए उदाहरण लेते हैं, कैडमियम क्लोराइड में जब H2S गैस प्रवाहित करेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आपको मिलेगा कैडमियम सल्फाइड। ठीक है, कैडमियम सल्फाइड। पीला रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा, पीला रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा, प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा, मतलब पीले रंग का पाउडर जैसा पदार्थ आपको तली में देखने को मिलेगा इस रिएक्शन के बाद। फिर बचा क्या, CDS हो गया, बचा
H2Cl2 मतलब 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो देखिए शुरू में जब कैडमियम क्लोराइड में H2S प्रवाहित किया हमने, हमको मिला कैडमियम सल्फाइड, पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ और HCl गैस मुक्त हुआ, माफ़ कीजिए सल्फ्यूरिक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे कि कैडमियम सल्फाइड में वापस कुछ बूंदे HCl की अगर डाल दें तो ये जो पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ है वो वापस घुल जाएगा और वापस घुलने के बाद फिर से साफ विलयन प्राप्त हो जाएगा, साफ विलयन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और फिर से क्या करें, इस साफ विलयन में फिर से H2S गैस प्रवाहित करेंगे तो फिर पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा कैडमियम सल्फाइड का, CDS का, और फिर उसमें HCl मिला देंगे तो फिर विलयन साफ हो जाएगा। इस प्रकार ये चलता रहेगा। तो साम्यावस्था की स्थिति है यहाँ पर, लेकिन कोई भी रिएक्शन की जो वेग है, गति है, वो रुकी नहीं है। तो इस कारण वेग चूंकि चलती रहती है समान गति से आगे और पीछे दोनों तरफ, तो साम्यावस्था तो है लेकिन स्थिर अवस्था में नहीं है, रासायनिक साम्य। इस कारण रासायनिक साम्य को की प्रकृति को क्या कहते हैं, गतिक प्रकृति कहते हैं। क्लियर हुआ एकदम? ठीक है, भौतिक साम्यावस्था स्थिर प्रकृति की होगी, रासायनिक साम्यावस्था गतिक प्रकृति की होगी। उदाहरण के साथ मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है दोस्तों? ये हो गया आपका आज का लेक्चर। एक और चीज़ जो ग्राफ है 10th की बुक में, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, देख लीजिए। अभिक्रिया की वेग और समय में अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया जो साम्यावस्था स्थापित होती है उसका जो एक ग्राफ बनता है वो मैं बताने वाला हूँ। 2 मिनट का समय और लूँगा। देखिए नीचे रहता है समय x एक्सिस में और ऊपर रहेगा अभिक्रिया की वेग। अब देखिए एग्जाम्पल वही वाला, फिर से एक ही एग्जाम्पल के साथ सब चीज़ समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 अमोनिया, है ना। तो देखिए शुरू में ये जो अभिकारक है मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है, ये मिलकर अमोनिया गैस बना रहे हैं, लेकिन जब अभिक्रिया शुरू ही होने वाली है, जस्ट शुरू में, यह दोनों जब अभिक्रिया करने वाले हैं तो इनकी जो सांद्रताएं हैं, अभिकारक की जो सांद्रता है वो अधिक है और सांद्रता अधिक होने की वजह से वेग भी अधिक होगी, जैसे कि मैंने बताया था। तो शुरू में यह जो है अभिकारक होंगे यहाँ पर अधिक है, वेग अधिक है शुरू में। जैसे से अभिक्रिया शुरू होगी और अमोनिया बनना चालू होगा, यह अभिक्रिया की वेग कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर है? फिर क्या बन रहा है, इन दोनों की सांद्रताएं मिलकर अभिक्रिया करके अमोनिया बना रहे हैं और इनकी सांद्रताएं कम होते हुए अमोनिया की सांद्रता बढ़ती जा रही है। शुरू में जब अभिक्रिया शुरुआत होने वाली थी तो अमोनिया यहाँ पर था जिसकी सांद्रता शुरू में 0 थी, लेकिन चूंकि सांद्रता उसकी बढ़ती जा रही है, वेग भी उसकी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और एक ऐसी स्थिति ऐसी आएगी जब अग्र अभिक्रिया, जिसमें कौन कौन शामिल है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और पश्च अभिक्रिया जो जिसमें कौन शामिल है, अमोनिया, उसकी दोनों की जो गति है वो एक बिंदु पर आकर समान हो जाएगी। ठीक है, समान होती चली जाएगी, समान हो जाएगी। तो यह जो बिंदु प्राप्त हुआ है जहां पर इन दोनों की गति मतलब अग्र अभिक्रिया की गति और पश्च अभिक्रिया की गति समान हो जाए, इसी बिंदु को कहा जाता है साम्यावस्था बिंदु, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इसके बाद से जो चल रहा है वो क्या है, पूरी साम्यावस्था है। अब वो कंटिन्यू ऐसा चलता रहेगा फिर, जिसमें दोनों देखने को मिलेंगे। अभिकारक मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस भी रहेगा और अमोनिया गैस, माफ़ कीजिए, हाँ ठीक है, अमोनिया गैस भी रहेगा। ठीक है, और सभी की सांद्रताएं जो है कांस्टेंट रहेगी, वेग कांस्टेंट रहेगा, समान रहेगा। यह था पूरा लेक्चर रासायनिक साम्यावस्था से रिलेटेड। जो प्रश्न आए हैं उससे रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखना है और करना है। आगे आते हुए इसी प्रकार के सारे जितने भी टॉपिक हम देखेंगे पूरा एग्जाम्पल के साथ, न्यूमेरिकल के साथ सभी चीज़ कवर करने वाले। दोस्तों बने रहिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और निरंतर बने रहिए। धन्यवाद।